गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं अवनीश सिंह तोमर और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी की सीरीज में दक्षिण भारत की नदियां। और आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत की नदियों में उन प्रमुख नदियों को जो अपना मुहाना मुख्य रूप से अरब सागर में बनाती हैं। सही है। और या फिर आप ये कह सकते हैं पश्चिमी तट पर अपने मुहाने को बनाती हैं भाई। तो इसमें कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनका क्रम भी आपसे पूछा जाता है, तो मैं उन्हें भी लिखा देता हूं। देखो, आपको अगर पश्चिमी घाट पर्वत की नदियों की पश्चिमी घाट या फिर पश्चिमी तट पर गिरने वाली नदियों की अगर हम बात करें तो ये नदियां एक विशेष प्रकार की नदियां हैं। इन नदियों के द्वारा मुख्य रूप से डेल्टा का निर्माण नहीं होता। जैसे पीछे भी हमने ये बताया है भाई कि पश्चिमी तट की जो नदियां हैं या अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, अपितु ये मुख्य रूप से ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं भाई? ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। इसे इंग्लिश में एस्चुअरी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? एस्चुअरी के नाम से जानते हैं, या फिर कहीं कहीं इसे लिखा हुआ देखा गया है बेला संगम। तो बेला संगम के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो याद रखेंगे, जितनी भी आपकी पश्चिमी तट की प्रमुख नदियां हैं वो सभी क्या बनाती हैं? पश्चिमी तट की या फिर अरब सागर में गिरने वाली सारी की सारी नदियां क्या बनाती हैं भाई? ज्वार नदमुख डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। जबकि पूर्वी तट पर गिरने वाली सभी नदियां मुख्य रूप से क्या बना रही थी? डेल्टा का निर्माण कर रही थी। और ये बताने की अब आवश्यकता नहीं है भाई कि ज्वार नदमुख क्या होता है। हम पहले बात कर चुके हैं कि पूर्वी तट जो पश्चिमी तट की नदियां हैं उनका बहाव मुहाने पर तेज होता है, यानी कि वो तीव्र वेग से बहती हैं और मुहाने पर जितना भी अवसाद होता है वो सारे का सारा कहाँ गिरा देती हैं भाई? समुद्र में। और इसी कारण इनके मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। जबकि पूर्वी तट की नदियां हैं वो इसके बिल्कुल विपरीत हैं। वो जितना भी अवसाद होता है वो अपने मुहाने पर जमा कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उनके मुहाने पर उनका वेग धीमा हो जाता है और वहीं से उनकी छोटी छोटी धाराएं बन जाती हैं और धीरे धीरे समुद्री तट में को वे अपने भूमि तट को बढ़ाने लगती हैं और उसी को क्या कहते हैं? हम डेल्टा कहते हैं। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं। तो हम पढ़ते हैं, देखो, पश्चिमी तट की कुछ प्रमुख नदियां। तो जो पश्चिमी तट की नदियां हैं उनके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले नाम आता है लूनी नदी का। देखो, मैं आपको पूरा सीक्वेंस से बता देता हूं भाई जो जो नदियां मुख्य रूप से हमें पढ़नी है। तो ये मान सकते हैं आप प्रायद्वीपीय भारत वाला क्षेत्र, ये है अरावली की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं भाई? अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियां, यहीं से एक छोटी सी चोटी है नाग पर्वत। नाग पर्वत से अजमेर में पड़ती है ये। अजमेर में नाग पर्वत से एक नदी निकलती है और इसी के समानांतर बहते हुए वो कच्छ की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। कहां बनाती है? कच्छ की खाड़ी में। और इसे लूनी नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं भाई? लूनी नदी। तो इनकी डिटेल अभी हम पढ़ने वाले हैं। अभी आप सीक्वेंस लिख लें। तो इस तट की सबसे उत्तर में बहने वाली नदी प्रमुख नदियों में लूनी नदी है। इसके बाद यहां से एक नदी का उद्गम होता है भाई अरावली से ही। ये उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर वाले क्षेत्र की बात हो रही है। यहां से निकलकर ये एक नदी गिरती है और ये मुख्य रूप से खंबात की खाड़ी में गिरती है। जो अरब सागर का खंबात की खाड़ी वाला क्षेत्र है वहां पर गिरती है और इसे कहते हैं साबरमती नदी। साबरमती नदी। तो साबरमती नदी दूसरी प्रमुख है। यहां पर है, देखो, आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये कौन सी पर्वत श्रेणी मान सकते हैं? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और यहीं से एक नदी का उद्गम होता है और इस प्रकार से वो अपना मुहाना बनाती है। इस नदी को मुख्य रूप से हम जानते हैं माही नदी के नाम से। किस नदी के नाम से जानते हैं भाई? माही नदी के नाम से जानते हैं। तो ये है माही नदी। तो तीन प्रमुख नदियां हमने पढ़ ली। इसके बाद यहां पर एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, आप इसके बारे में जानते हैं भाई। ये मुख्य रूप से कौन सी पर्वत श्रृंखला है? मैकाल की पहाड़ियां। कौन सी है भाई? मैकाल की पहाड़ी। और इन मैकाल की पहाड़ियों पर एक चोटी है 1057 मीटर ऊंची। इसे कहते हैं हम अमरकंटक की चोटी। अमरकंटक
की चोटी, तो याद रखेंगे अमरकंटक की चोटी से एक नदी का उद्गम होता है और इस प्रकार से उत्तर में बहते हुए अपना मुहाना कहाँ बनाती है, खंबात की खाड़ी में। और इस नदी को जानते हैं हम नर्मदा नदी के नाम से। किस नदी के नाम से? नर्मदा नदी। और ये है देखो महादेव की पहाड़ी। इन पहाड़ी का क्या नाम है भाई? महादेव की पहाड़ी। बाकी वास्तव में ये तीनों की तीनों पहाड़ी जो हैं सतपुड़ा की रेंज कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं भाई? सतपुड़ा रेंज। तो आप पहले पढ़ चुके हैं, जब प्रायद्वीपीय भारत मैंने पढ़ाया था आपको, तो सारी पहाड़ियां पढ़ चुके हैं। ये जो महादेव की पहाड़ियां हैं इसी के दक्षिण से एक नदी का उद्गम होता है बैतूल के पठार से। तो देखेंगे देखो यहां से ये नदी निकली और इस प्रकार से ये अपना मुहाना बनाती है। ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है और इस नदी को हम कहते हैं तापी नदी या फिर ताप्ती नदी के नाम से भी जानते हैं। तापी नदी या ताप्ती नदी के नाम से भी जानते हैं। तो इसे याद रखेंगे। इन 5 प्रमुख नदियों के बारे में ही हमें पढ़ना है। इसके अतिरिक्त और कोई भी प्रमुख नदी आपसे नहीं पूछी जाती। छोटी छोटी नदियां हैं, उन नदियों को हम अलग से लिख लेंगे। तो इन नदियों के बारे में यहां पर देखो एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला और है, तो आप याद रखना यह है अजंता की पहाड़ी। अजंता की पहाड़ी। तो देखो ध्यान से एक एक करके हम इन्हें पढ़ने वाले हैं, क्रम आप याद रखना। इस तट की ये जो प्रमुख नदियां हैं, सबसे पहले लूनी नदी, लूनी के बाद शरावती नदी, साबरमती नदी, उसके बाद माही नदी, उसके बाद नर्मदा और उसके बाद तापी। इसके बाद छोटी छोटी नदियां और हैं। महाराष्ट्र की कोई भी प्रमुख नदी यहां पर नहीं गिरती है। महाराष्ट्र से 2 नदी निकल रही थी नासिक से, एक तो कृष्णा और दूसरी गोदावरी, और दोनों की दोनों पूर्वी तट पर अपना मुहाना बना रही थी। सही है। तो गोवा की 2 प्रमुख नदियां हैं, एक तो मांडवी और ज्वारी। तो उन्हें आगे हम पढ़ेंगे भाई। छोटी छोटी नदियां, क्रम कभी नहीं पूछा जाता उनका। तो सबसे पहले आप इनका क्रम लिख लें उत्तर से दक्षिण की ओर। मैं आपको बोल रहा हूं लूनी नदी, साबरमती नदी, उसके बाद माही नदी, नर्मदा नदी और तापी। बस इन 5 नदियों का ही क्रम याद रखना है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लूनी नदी को। आप हेडिंग लिखें लूनी नदी। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लूनी नदी को और आप हेडिंग लिखें लूनी नदी। अगर लूनी नदी के उद्गम की हम बात करें तो लूनी नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रृंखला से कहां पर? राजस्थान में। अरावली पर्वत श्रृंखला से राजस्थान के अजमेर जिले में नाग पहाड़ी से होता है। राजस्थान के अजमेर जिले में नाग पहाड़ी से होता है। ये किसकी श्रृंखला है भाई? अरावली की। तो याद रखेंगे। इसके बाद ये दक्षिण की ओर बहते हुए कहां पर मुहाना बनाती है अपना? कच्छ की खाड़ी में। कहां बनाती है भाई? या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कच्छ का रन में, खाड़ी में नहीं, कच्छ का रन में। और ये मुख्य रूप से समुद्री तट को प्राप्त नहीं करती है। ये वाली बात याद रखना, ये मुख्य रूप से समुद्री तट को प्राप्त नहीं करती है, प्राप्त नहीं करती है। और इसी कारण इस नदी को ऐसी नदी माना जाता है जो नदी अपना मुहाना प्राप्त नहीं करती है। सही है। तो इसे अंतर्बंधित नदी, अंतर्बंधित या फिर भूमि बंधित नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये नदी अपना मुहाना प्राप्त नहीं करती है। क्योंकि आप जानते हैं भाई जो नदियां होती हैं या तो दूसरी नदियों में जाकर गिरती हैं, नहीं तो समुद्र में जाकर गिरती हैं। लेकिन इस नदी का जो नेचर है बिल्कुल ही उल्टा है। ये ना तो किसी दूसरी नदी में जाकर गिरती है और ना ही समुद्र में जाकर गिरती है। अभी तो यहाँ पर कच्छ के रन के पास मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थलीय क्षेत्र में जाकर विलीन हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये अपवाद स्वरूप नदी है जो कभी भी समुद्री तट के मुहाने को प्राप्त नहीं करती है और रेगिस्तान में ही विलीन हो जाती है। तो एक क्वेश्चन इससे ये पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है भाई, जब ये नदी दक्षिण की ओर आती है तो अपने मार्ग, इसी के मार्ग में एक झील पड़ती है, प्रसिद्ध झील आपने पढ़ी भी होगी। देखो राजस्थान की सांभर झील। तो जो सांभर झील है वो इसी के रास्ते में पड़ती है भाई। जो लूनी नदी है पहले सांभर झील में मिल जाती है और फिर आगे से मुहाना बनाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि सांभर झील से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? लूनी नदी। जब इससे होकर गुजरती है, क्योंकि आप जानते हैं
सांबर झील सबसे ज्यादा भारत की खारे पानी की झील है। तो जब ये नदी निकलेगी तो इसका पानी भी कैसा हो जाएगा, खारा। तो आप याद रखेंगे लूनी नदी एक खारे पानी की झील है और ये मुख्य रूप से, क्योंकि आप जानते हैं अरावली पर्वत के पश्चिम में मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो रेगिस्तान में बहुत लंबी दूरी तक इसकी कुल दूरी जो है लगभग 320 किलोमीटर है। कितनी है, 320 किलोमीटर, और पूरे का पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र में बहती है। इसीलिए इसे रेगिस्तान की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई, रेगिस्तान की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे लूनी नदी को रेगिस्तान की गंगा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहने वाली सबसे प्रसिद्ध या फिर सबसे बड़ी नदी यही है। तो आप इस नदी को याद रख सकते हैं। कुछ यही प्रमुख बातें थी जो इससे पूछी जाती हैं। एक दो इसकी सहायक नदियां हैं, वो आप और लिख लें। इसकी जो सहायक नदियां हैं, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहले है बूंदी, तो बूंदी नदी बहुत पूछी जाती है भाई। इसके बाद जवाई, एक है सुकुरी, एक है सरस्वती। तो ये जो सरस्वती नदी है ये मुख्य रूप से पुष्कर झील से निकलती है भाई। कहां से निकलती है, पुष्कर झील से। तो याद रखेंगे सरस्वती नदी मुख्य रूप से पुष्कर झील से। तो ये मुख्य रूप से इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके अतिरिक्त और भी हैं लेकिन कभी पूछी नहीं जाती, जैसे मीठड़ी है, मीठड़ी नदी। इसके अतिरिक्त एक और है लीलड़ी नदी। तो ये दो प्रमुख नदियां और लिख सकते हैं आप, ये भी इसी की सहायक हैं। लेकिन जनरली सरस्वती पूछी गई है, जबई पूछी गई है, बूंदी पूछी गई है, और जनरली नहीं पूछी जाती हैं। तो आप इतना भी याद रख सकते हैं भाई। क्लियर है, तो इसके बारे में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगला आप हेडिंग लिख सकते हैं, जो आपकी सरस्वती नदी है या साबरमती नदी है, साबरमती का हेडिंग लिखें भाई। और साबरमती नदी के अगर उद्गम स्थल को हम देखते हैं तो इसका जो उद्गम स्थल है, देखो यहां पर लिख देता हूं मैं, इसका उद्गम स्थल अरावली के निकट से ही होता है। कहां से होता है भाई, अरावली के निकट से ही होता है। और कहां से होता है, उदयपुर जिले से। कहां से होता है भाई, उदयपुर जिले से होता है। उदयपुर जिले में एक झील है जयसमंद्र, तो जयसमंद्र झील से इस नदी का उद्गम होता है। तो आप याद रखेंगे जयसमंद्र झील से उदयपुर में यह उद्गमित होकर राजस्थान से मुख्य रूप से गुजरात में जाती है और गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। कहां अपना मुहाना बनाती है, खंबात की खाड़ी में। तो याद रखना खंबात की खाड़ी में मुहाना बनाने वाली सबसे उत्तरी नदी है ये। खंबात की खाड़ी में ये मुख्य रूप से अरब सागर का ही भाग है भाई। तो याद रखना खंबात की खाड़ी में मुहाना बनाने वाली ये सबसे प्रमुख नदी है। और गुजरात का जो औद्योगिक सिटी है, सही है, औद्योगिक नगर अहमदाबाद। आप जानते हैं अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा औद्योगिक कारखाने हैं। तो याद रखना वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र से निकलने वाले जितने भी अपशिष्ट हैं वो इसी में गिराए जाते होंगे। इसीलिए इस क्षेत्र में ये अत्यधिक प्रदूषित नदी मानी जाती है। इस क्षेत्र में ये अत्यधिक प्रदूषित नदी मानी जाती है। तो इसके बारे में बस यही एक दो बातें हैं। अगर लंबाई लिखना चाहते हैं तो इसकी लंबाई 385 किलोमीटर है। लगभग कितनी है भाई, 385 किलोमीटर। तो बहुत ज्यादा नहीं है भाई, सॉरी, हाँ 385 ही है। आप लिख सकते हैं, कहीं कहीं 371 भी लिखी हुई है, तो आपको परेशान होने की, या 371 ज्यादातर किताबों में है, तो आप लिख सकते हैं 371 किलोमीटर। क्लियर है भाई। अगली और दूसरी नदी देखते हैं हम, माही नदी। कौन सी नदी पढ़ रहे हैं भाई, माही नदी। अगर माही नदी के उद्गम की हम बात करें तो देखो मैं माही नदी का उद्गम यहां पर लिख देता हूं भाई। माही नदी का उद्गम एमपी से होता है। कहां से होता है, एमपी से, और विंध्य की पहाड़ियों से होता है। विंध्य की पहाड़ियों से। ये डायरेक्ट लाइन याद रखनी है। वास्तव में इसका जो मूल स्थान है वो विंध्य की पहाड़ियों के निकट है भाई। सही है। एक जिला है धार जिला,
धार जिले में एक स्थान है अमझोरा। अमझोरा, तो अमझोरा में एक झील है मेहद झील। मेहद झील, तो इस झील से इसका उद्गम होता है। मेहद झील से इसका उद्गम होता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। वैसे जनरली यही शब्द लिखा हुआ मिलता है कि माही नदी का उद्गम विंध्य की पहाड़ियों से होता है, और विंध्य की पहाड़ियों से होने के बाद ये मुख्य रूप से 3 राज्यों से बहती है। एक तो एमपी से, दूसरा राजस्थान से, और तीसरा गुजरात से। तीसरा गुजरात से। देखो राजस्थान के बारे में एक बात जरूर पूछी जाती है इस नदी की, कि ये जो नदी है मुख्य रूप से राजस्थान में, मुख्य रूप से राजस्थान में जो कर्क रेखा है उस कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उस कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। तो आप याद रखना, राजस्थान राज्य में कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। मैं यहां पर लिख देता हूं, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वह एकमात्र नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी है। मुख्य रूप से कहां काटती है, तो राजस्थान राज्य में। देखो इसका एक बार अपोजिट क्वेश्चन आ गया था, 4 ऑप्शन थे और पूछा था कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार नहीं काटती है। सही है, तो यानी कि 3 नदियां काटती होंगी, तो 2 नदियां और हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से इस कर्क रेखा को काटती हैं। तो मैं उन दोनों नदियों को भी आपको लिखा देता हूं। देखो कभी कभी पूछ लिया जाता है भाई, तो याद रखें हमें एग्जाम के हिसाब से हर तरह से तैयार रहना होगा भाई। जैसे माही नदी तो हो ही गई, तो ये तो प्रत्यक्ष रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसे मान्यता मिली हुई है। लेकिन तो छोटी छोटी नदियां और हैं, इसी की एक सहायक नदी है अनस। तो जो अनस नदी है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से कर्क रेखा को 2 बार काटती है भाई। सही है। एक नदी और है ब्राह्मणी, हम पहले पढ़ चुके हैं, पूर्वी तट की नदी है ब्राह्मणी नदी, ये भी इसे 2 बार काटती है। तो कभी ऑप्शन में मिले तो ये तीनों नदी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर्क रेखा को जरूर काटती हैं। मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है भाई, तो हो सकता है आने वाले समय में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इस चीज को याद रखेंगे। माही नदी की देखो, एक तो अनस नदी हो गई सहायक, दूसरी एक नदी और है सोम। तो सोम और अनस 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं माही नदी की। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आपका माही नदी है, माही नदी पर एक बांध बना हुआ है राजस्थान में। माही नदी पर एक बांध बना हुआ है राजस्थान में, इस बांध का नाम है बजाज सागर बांध। बजाज सागर बांध, और ये मुख्य रूप से राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में है। कहां पर है भाई, बांसवाड़ा जिले में। तो याद रखना राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर एक बांध बना हुआ है बजाज सागर बांध, और बहुत बड़े क्षेत्र के लिए ये बिजली उत्पन्न करता है, तो इसीलिए ये प्रमुख भी है भाई, पूछा भी जाता है। और आगे चलकर गुजरात में खंबात की खाड़ी में ये नदी अपना मुहाना बनाती है। तो 2 नदियां हो गई साबरमती और माही, दोनों की दोनों अपना मुहाना कहां बना रही हैं, खंबात की खाड़ी में। और 2 नदियां और हैं नर्मदा और तापी। तो ये 4 प्रमुख नदियां हैं जो अपना मुहाना अरब सागर में खंबात की खाड़ी में बनाती हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है और लूनी नदी को इसमें ऐड कर देता है, तो लूनी नदी इस तट की नदी तो है लेकिन खंबात की खाड़ी में अपने मुहाने को नहीं बनाती है। तो इतना आपको समझ में आया होगा भाई, और मैं उम्मीद करता हूं आप लिखते हुए चल रहे होंगे। तो आप लिखते हुए जरूर चलें, क्योंकि सारी चीजें आपको एक किताब में नहीं मिल सकती। क्लियर है। तो अपने नोट्स सबसे बेहतर होते हैं। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो जो चीजें आपको अतिरिक्त लगती हैं उन्हें नोट करते हुए चलें, तो लिखते हुए जरूर चलें, क्योंकि स्क्रीनशॉट में सारी चीजें नहीं लिखी जा सकती, कुछ चीजें मैं ओरल भी बता देता हूं। तो हमने मुख्य रूप से 3 नदियां पढ़ ली, नर्मदा और तापी नदी को अब हम पढ़ते हैं। तो आप हेडिंग लिखें सबसे पहले नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी से संबंधित बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है भाई। तो अगर नर्मदा नदी की बात करें तो ये क्वेश्चन तो हम 2-3 पहले भी पढ़ चुके हैं कि नर्मदा नदी मुख्य रूप से विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य अवस्थित है, या इन दोनों नदियों के पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में प्रवाहित होती है। देखो इस प्रकार से आप मान सकते हैं,
ये आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला अभी हमने देखी भाई। इसके बाद में ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला हमने देखी, और विंध्याचल के बाद दूसरी प्रमुख श्रृंखला हमने देखी सतपुड़ा। तो ये दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, और ये है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। और सतपुड़ा की ये वाली जो पहाड़ियां हैं किस नाम से जानी जाती हैं भाई? मैकाल की पहाड़ियों के नाम से। और मैकाल की पहाड़ियों पर ही एक मुख्य रूप से चोटी है, इसका नाम क्या है? अमरकंटक की चोटी, अमरकंटक की चोटी। और इसी चोटी से इसका उद्गम होता है। इसकी ऊंचाई है 1057। तो मुख्य रूप से नर्मदा नदी कितनी ऊंचाई से निकलती है भाई? 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, और पूरब की पश्चिम की ओर बहते हुए इस प्रकार से खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। कहां बनाती है? खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो आपको ये दो बातें याद रखनी है, खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, और निकलती कहां से है? अमरकंटक की चोटी से। और इस नर्मदा नदी की मुख्य रूप से जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 1312 किलोमीटर। और दक्षिण भारत की नदियों में तीसरी सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की नदियों में तीसरी सबसे बड़ी नदी है, तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो आप याद रखेंगे ये क्वेश्चन। जबकि अगर कभी आपसे ये पूछा जाए अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी, तो ये सबसे बड़ी नदी है। अगर अरब सागर में गिरने वाली नदियों में पूछी जाए तो अरब सागर में सबसे बड़ी नदी यही है भाई। तो ये दो तीन क्वेश्चन तो आपके बनते ही बनते हैं। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये नदी अपनी भ्रंश घाटी में बहती है। किसमें? भ्रंश घाटी में, या फिर विभ्रंश भी लिखा हुआ मिलता है आपको, नहीं तो इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली में ये घाटी नदी बहती है। तो मैं पूरी डिटेल आपको बता चुका हूं भ्रंश घाटी की। जब ये प्रायद्वीपीय भारत ऊपर यूरेशियन प्लेट से टकराया था, तो उत्तर भारत में, मतलब ये जो प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी भाग है, इसमें अवतलन हुआ, और इस अवतलन के फलस्वरूप ये दोनों घाटियां निर्मित हुई, और बाद में इनमें नदियां बहनी शुरू हुई। तो इन घाटियों का जो निर्माण हुआ है वो अवतलन के फलस्वरूप हुआ है, यानी कि नीचे की ओर धंसने के फलस्वरूप। तो याद रखना। और यही कारण है कि ये नदी, नर्मदा नदी, अपवाद स्वरूप कहां बहती है? पश्चिम की ओर। बाकी की सारी नदियां कहां बहती हैं? पूरब की ओर। आपकी महानदी हो गई, या फिर महानदी के बाद दामोदर नदी, आपकी गोदावरी नदी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी, सबकी सब कहां बहती हैं? पूरब की ओर। जबकि ये कहां जा रही है? पश्चिम की ओर। तो प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि ये विभ्रंश घाटी में बहती है, और उसका ढाल कहां है? पश्चिम की ओर। तो क्लियर है भाई? ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। और ये जो अपना मुहाना बनाती है गुजरात के भरूच में बनाती है। गुजरात के भरूच या फिर भडौच के निकट अपना मुहाना बनाती है। ये एक जिला है गुजरात का, तो इसके निकट अपना मुहाना बनाती है। मध्य प्रदेश का एक स्थान और इसके निकट बसा हुआ है, जबलपुर। तो जबलपुर मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, और किस नदी के तट पर बसा हुआ है भाई? नर्मदा नदी के तट पर। और पूछा जाता है, देखो नर्मदा नदी की जो घाटी है वो सबसे लंबी दूरी, या फिर नर्मदा नदी सबसे ज्यादा दूरी तक किस राज्य में बहती है? तो एमपी में ही बहती है। इसीलिए नर्मदा नदी को एमपी की जीवन रेखा भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एमपी की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। सबसे ज्यादा लंबाई यहीं पर है, दूसरी गुजरात में, और सबसे कम महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में वास्तव में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से सीमा रेखा बनाती है, और कुछ दूर गुजरात और महाराष्ट्र से सीमा रेखा। अगर आप एटलस को देखेंगे तो आप जान पाएंगे भाई कि कुछ दूर तो महाराष्ट्र से ये सीमा रेखा बनाती है, और कुछ दूर महाराष्ट्र की गुजरात से, कुछ दूर महाराष्ट्र की एमपी से। बस सीमा रेखा बनाती है, अंदर से होकर वो भी नहीं बहती है। फिर भी हम मान लेते हैं बहती है भाई। तो ये दो तीन चीजें हैं आपको याद रखनी है।
और क्या क्या क्वेश्चन यहां से बनते हैं। देखो और क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में एक स्थान है भेड़ाघाट। मैं आपको समझाता हूं, देखो इधर एक स्थान है भेड़ाघाट, भेड़ाघाट, और इस भेड़ाघाट के निकट ये एक जलप्रपात का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है भाई? जलप्रपात का, जिसे धुआंधार, धुआंधार या फिर कपिलधारा, या फिर कपिलधारा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। कपिलधारा जलप्रपात, तो आप याद रखेंगे धुआंधार या कपिलधारा जलप्रपात एमपी में है। और एमपी में कहां है भाई? भेड़ाघाट के निकट। वास्तव में इस जलप्रपात का जो निर्माण होता है संगमरमर की चट्टानों पर होता है। तो जो संगमरमर की सफेद चट्टान है, तो वहां से जब जल गिरता है तो इतना स्वच्छ और पवित्र होता है कि ऐसा लगता है धुआं निकल रहा है। तो इसीलिए इसे धुआंधार जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। आप इस बात को याद रखेंगे। और बहुत सारे झरने हैं, जब हम वाटरफॉल के बारे में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, तब उसमें देखेंगे येन्ना नाम का एक जलप्रपात है, तो वो भी इसी पर है भाई, येन्ना। तो आप अभी इतना ही याद रखें। इसके अतिरिक्त एक प्रमुख परियोजना है गुजरात में नर्मदा नदी पर, और गुजरात में ये जो परियोजना है इसका नाम है सरदार सरोवर परियोजना, और पूरे भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। पूरे भारत की, इसका जो जलाशय है पूरे भारत में सबसे बड़ा है। तो किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कहां पर है? गुजरात में। तो आप ये याद रखेंगे। एक चीज और पूछी जाती है, नर्मदा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है तवा नदी, तवा नदी, और ये मुख्य रूप से एमपी में ही बहती है। और इस पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम भी तवा डैम ही है। तो तवा डैम या तवा नदी मुख्य रूप से नर्मदा नदी की सहायक है। और मुख्य रूप से कहां पर बहती है भाई? ये मुख्य रूप से एमपी में बहती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है भाई, कहां पर बहती है ये? मुख्य रूप से एमपी में बहती है। और इसके अतिरिक्त इसकी एक और सहायक नदी है जिसे ओरिसन के नाम से जाना जाता है, जिसे ओरिसन नदी। तो ज्यादा इसकी सहायक नदियां नहीं पूछी जाती हैं तो बहुत सारी, तो तवा नदी ही याद रखें और एक ओरिसन नदी, ये दोनों इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो नर्मदा नदी से संबंधित कुछ यही क्वेश्चन है, बस इसके अतिरिक्त नहीं पूछे जाएंगे आपसे, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखो इसके बाद आप हेडिंग लिख दें तापी नदी। कौन सी नदी? तापी या ताप्ती नदी। अब उस नदी के बारे में देख लेते हैं। देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तापी नदी भी एक महत्वपूर्ण नदी है भाई, जो मुख्य रूप से कहां प्रवाहित होती है? एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात में। देखते हैं, देखो ये मुख्य रूप से आप प्रायद्वीपीय भारत वाला क्षेत्र देख सकते हैं भाई। और इसमें देखो ये जरूर याद रखना भाई, नर्मदा नदी मुख्य रूप से विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा के मध्य में बहती है। देखो ये हमने सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला मानी, और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला 3 धाराओं में है भाई। ये मुख्य रूप से महादेव की पहाड़ी कहलाती है। महादेव की पहाड़ी, क्योंकि आप जानते हैं सतपुड़ा रेंज 3 पहाड़ियों के रूप में है, राजपीपला, महादेव और मैकाल। मैकाल पर अमरकंटक थी और महादेव पहाड़ियों पर मुख्य रूप से इसके दक्षिण में एक पठार है बैतूल, बैतूल का पठार। तो बैतूल के पठार में या बैतूल जिले से इस नदी का उद्गम होता है, और ये कहां की ओर बहती है? पश्चिम की ओर। और बंगाल की खाड़ी, जो खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। कहां मुहाना बनाती है? खंबात की खाड़ी में। और वो सारे क्वेश्चन इसमें भी रिपीट होते हैं। ये भी भ्रंश घाटी में बहती है भाई। कहां पर बहती है? भ्रंश घाटी में। और कैसे बहती है? विपरीत बहती है। तो इस बात को भी याद रखेंगे। और ये अरब सागर में गिरने वाली नदियों में, अरब सागर में गिरने वाली नदियों में दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली नर्मदा हो गई, इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। कुल कितनी लंबाई है? 724 किलोमीटर। तो ये मुख्य रूप से अरब सागर में गिरने वाली नदियों में दूसरी सबसे लंबी नदी है। और इस नदी पर 2 प्रमुख परियोजनाएं हैं, और दोनों की दोनों गुजरात में हैं।
हैं। एक तो है काकरापारा पारा परियोजना और दूसरी है उकाई परियोजना। काकरापारा परियोजना और उकाई परियोजना, ये दोनों की दोनों परियोजना मुख्य रूप से कहाँ है भाई? नर्मदा नदी पर हैं। और कहां पर हैं? गुजरात में। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी सबसे ज्यादा लंबाई है महाराष्ट्र में। इस नदी की सबसे ज्यादा सर्वाधिक लंबाई कहां पर है भाई? महाराष्ट्र में। तो आप याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नर्मदा नदी बहती दोनों तीन राज्यों से ही है। नर्मदा और तापी तीन राज्यों से ही बहती हैं। नर्मदा और तापी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से ही होकर बहती हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। और इस नदी की भी दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक तो गिरना नदी और दूसरी एक है गिरना नदी और दूसरी अरुणावती। तो ये नदी बाएं तट से आकर मिलती है और ये नदी दाएं तट से आकर मिलती है। बाएं तट का मतलब है दक्षिण की ओर से, क्योंकि आप देख सकते हैं, देखो इधर को बह रही है तो बायां ये होगा और दायां ऊपर वाला, तो ये उत्तर की ओर से आकर मिलती है। तो इन दोनों प्रमुख नदियों को देखो, अरुणावती नदी पूछी जा चुकी है, किस नदी की सहायक है? तो तापी नदी की सहायक है। तो यही प्रमुख नदियां थी जो हमें पढ़नी थी। इसके अतिरिक्त कुछ छोटी छोटी नदियां हैं, उन्हें हम पढ़ लेते हैं। देखो, जैसे दो नदियां, आप बस नोट करके लिख लें, अब तो शॉर्ट में ही पूछा जाता है, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ रहे भाई। उनका कभी नहीं पूछा गया, शायद आगे भी कभी नहीं पूछा जाएगा। अगर मुझे कोई क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। सही है भाई? तो देखते हैं, देखो दो गुजरात की छोटी छोटी नदियां हैं। दो गुजरात की छोटी छोटी नदियां हैं। एक तो है सतरंजी और दूसरी है मादर। तो सतरंजी और मादर दोनों प्रमुख नदियां कहां पर बहती हैं? गुजरात में। और अरब सागर में मुहाना बनाती हैं। कहां बनाती हैं भाई? अरब सागर में। तो ये वाली बात याद रखनी है। इसके अतिरिक्त और भी नदियां हैं। महाराष्ट्र की कोई भी प्रमुख नदी अरब सागर में अपना मुहाना नहीं बनाती, जबकि गोवा की दो नदियां हैं। एक तो मांडवी नदी और दूसरी जुआरी। मांडवी और जुआरी। और लिखना चाहें तो एक और है छोटी नदी, राजौल। तो राजौल, ये तीन प्रमुख नदियां हैं। मुख्य रूप से ऊपर की दोनों ही याद रखनी है आपको, नीचे वाली याद रहे नहीं रहे। राजौर भी कहते हैं इसे, तो याद रख सकते हैं भाई। मांडवी नदी से संबंधित एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मांडवी नदी के तट पर ही गोवा की राजधानी पणजी अवस्थित है। पणजी अवस्थित है। तो इस बात को याद रखेंगे भाई। और ये गोवा में बहने वाली नदियों में सबसे प्रमुख नदी है, इसीलिए गोवा की जीवन रेखा भी कहते हैं इसे। गोवा की जीवन रेखा या गोवा की सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता है इसे। तो ये वाली बात याद रखनी है। इसके अतिरिक्त जो ज्वारी नदी है, ज्वारी नदी के मुहाने पर ही गोवा का सबसे प्रमुख बंदरगाह मार्मुगांव अवस्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि मार्मुगांव बंदरगाह मुख्य रूप से किस नदी के तट पर है? तो किस नदी के? ज्वारी नदी के। तो ये दो तीन क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं, आप याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त देखो, गोवा के बाद आता है कर्नाटक से भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हें भी हम कर लेते हैं। जैसे कर्नाटक की दो नदियां आप पढ़ेंगे, सही है? दो नदियां मुख्य रूप से आप पढ़ेंगे, एक तो शरावती नदी और दूसरी गंगा वैली। तो यही दो प्रमुख नदियां पूछी जाती हैं। और शरावती नदी को आप जानते होंगे, जोग जलप्रपात इसी पर है भाई। जोग जलप्रपात इसी पर है, जिसे गरसोप्पा या फिर अब महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। तो वो इसी नदी पर अवस्थित है। और कहां पर है? कर्नाटक में। इसके अतिरिक्त दो नदियां और हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक तो है कालीगंगा नदी और दूसरी है नेत्रावती।
तो काली गंगा और नेत्रावती ये दो और अतिरिक्त नदियां हैं जो कर्नाटक में बहती हैं, प्रमुख है भाई। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये प्रमुख 4 कर्नाटक की हैं। इसके अतिरिक्त देखो केरल में भी 3 प्रमुख नदियां बहती हैं, तो उन्हें आप याद रख सकते हैं। जैसे एक है पांबा या फिर पंबा नदी, पांबा या पंबा नदी पूछी जाती है भैया। एक है पेरियार, तो ये तो बहुत इंपोर्टेंट है, पेरियार नदी। और दूसरी है भरतपुझा, भरतपुझा, तो ये तीसरी प्रमुख नदी है। तो इन तीनों नदियों के बारे में पूछा जाता है। देखो ये जो नदी है मुख्य रूप से जो बहती है उत्तरी केरल में बहती है। कहां पर बहती है? उत्तरी केरल वाले क्षेत्र में बहती है। और इसका जो मुहाना है वो पूछा जाता है आपसे, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं केरल में 2 लैगून प्रमुख झीलें हैं, 2 प्रमुख लैगून झीलें हैं। एक तो बेम्बानाड और दूसरी अस्थाई मुड़ी, बेम्बानाड और दूसरी अस्थाई मुड़ी। तो जो बेम्बानाड झील है इसका मुहाना वहीं पर बनता है भाई। बेम्बानाड जो झील है इसका मुहाना वहीं पर बनता है, तो ये वाली बात याद रखेंगे। और जो पेरियार झील, पेरियार नदी है ये सबसे लंबी नदी है, यहाँ की सबसे लंबी नदी है और सबसे प्रमुख नदी भी है। क्यों है भाई? क्योंकि इस पर एक बांध बना हुआ है, पेरियार बांध, पेरियार बांध, या फिर इसे इडुक्की बांध भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? इडुक्की बांध के नाम से भी जानते हैं। और ये जो इडुक्की बांध है ये बहुत अधिक मात्रा में विद्युत का उत्पादन करता है तथा पीने के लिए जल उपलब्ध कराता है। और इसी कारण से इस पेरियार नदी को जीवनदायी नदी भी कहते हैं। केरल की जीवनदायी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो केरल की जीवनदायी नदी पेरियार। और पेरियार शब्द अगर कभी भी आ जाए, देखो पेरियार से संबंधित बहुत सारी चीजें, पेरियार नदी हो गई, पेरियार बांध हो गया, पेरियार परियोजना हो गई, और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है। यहाँ पर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है जहां पर पहली बार हाथी प्रोजेक्ट अप्लाई किया गया था, जहां पर पहली बार हाथी प्रोजेक्ट अप्लाई किया गया था। जो तब जब हम पर्यावरण पढ़ेंगे भाई तब इन चीजों पर डिस्कस करेंगे, अभी आप इतना ही रहने दें। और भरतपुझा दूसरी सबसे लंबी और सबसे प्रमुख नदी है, तो आप इतना ही इस चैप्टर से याद रख सकते हैं इन नदियों से। और देखो आप क्वेश्चन करके देखें, अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। उसके लिए ऑल के बटन को क्लिक करें। तो बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप इसे पहली बार देख रहे हैं तो पिछली सारी वीडियो भी आप देखें, आपको बहुत अच्छी तैयारी का जो मौका है वो इस चैनल से मिल सकता है भाई। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें इसे। थैंक यू।